हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, इस टॉपिक में हम लोगों को समझना है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑब्जर्व्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिस्ट्री में इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के दौरान दो डिफरेंट सिचुएशंस देखे गए। सबसे पहला सिचुएशन क्या है? ह्यूमन बींग्स एडजस्टेड टू द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल conditions, those who could not adapt perished। सबसे पहला क्या हुआ कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, ह्यूमंस अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करते गए, ह्यूमंस अपने आप को उस तरीके से ढालते गए जैसे जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज होते गए। एंड जो ह्यूमंस अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट नहीं किए, वो लोग पेरिश्ड हो गए। ओके, सो सबसे पहला सिचुएशन हम लोग को क्या पता चला कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, ह्यूमंस भी अपने आप को उसी तरीके से चेंज करते गए। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा एक ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है डिटर्मिनिज्म। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा सिचुएशन क्या है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में, वो हम लोग देखते हैं। एज ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड, पीपल डेवलप्ड नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू सबजुगेट नेचर। इट हैज इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल। अब जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करता गया, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस किया, ह्यूमंस का नॉलेज बढ़ा, ह्यूमंस के स्किल्स बढ़े, ह्यूमन ने नेचर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ह्यूमन ने नेचर को सबजुगेट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि ह्यूमन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। ह्यूमंस अब इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, बल्कि जैसा इन्वायरमेंट उनको चाहिए वैसा इन्वायरमेंट वो अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, तो दूसरा हम लोग का सिचुएशन क्या देखने को मिला कि ह्यूमंस इन्वायरमेंट के अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को बना लेते हैं। इसी सिचुएशन पे बेस्ड हमारा एक ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है पॉसिबिलिज्म। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हमारे पास मेजरली 3 अप्रोच है: डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड इन्वायरमेंटलिज्म। अगर एक एक वर्ड में, एक एक सेंटेंस में हम लोगों को सारे को डिफाइन करना हो तो डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बतलाया गया है कि नेचर ह्यूमंस को कंट्रोल करता है। नेचर जैसे जैसे चेंज होता है, ह्यूमंस को भी अपने आप को उसी तरीके से ढालना पड़ता है, अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को डिटर्मिनिज्म बोला गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? ह्यूमन सबजुगेट नेचर फॉर ए कंफर्टेबल लाइफ। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग नेचर को, अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लेते हैं, जैसा इन्वायरमेंट उनको चाहिए वैसा वो क्रिएट कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पॉसिबिलिज्म बोला गया। थर्ड क्या है? इन्वायरमेंटलिज्म। इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है? ह्यूमन शुड इंटरेक्ट विथ नेचर सच दैट ह्यूमन नीड्स गेट फुलफिल्ड विदाउट डैमेजिंग द नेचर। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि इन्वायरमेंटलिज्म एक ऐसा ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें कि ह्यूमंस नेचर के साथ ऐसे इंटरेक्ट करे कि ह्यूमंस का नीड्स जो है वो तो पूरा हो ही जाना चाहिए, लेकिन
इन्वायरमेंट को हम लोग डैमेज ना पहुंचाए, इन्वायरमेंट को हम लोग कुछ ना करें। पॉसिबिलिज्म के केस में क्या होता था, ह्यूमंस अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को ढालने के लिए इन्वायरमेंट को डैमेज कर देते थे, जिसके कारण कि उनको एक शॉर्ट पीरियड का तो गेन मिल जाता था, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड में नेचर को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था। तो इन्वायरमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग को बतलाता है कि हम लोगों को जैसा हमारा नीड्स है उस तरीके से हमको काम करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को नेचर को डैमेज नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम लोग को तीनों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या बतलाता है? दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक राइजल। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये जो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये एक जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक राइजल के द्वारा डिफाइन किया गया है, डेवलप किया गया है एक जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक राइजल के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आप लोगों के फैक्ट के लिए है। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन बीइंग इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। इस अप्रोच में बतलाया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर के द्वारा बहुत ही लार्ज अमाउंट में अफेक्ट होते हैं। जैसा नेचर चाहता है वैसे ही ह्यूमन बींग्स को करना पड़ता है। ओके, डिटर्मिनिज्म सेज दैट ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ नेचर। डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट बतलाता है कि ह्यूमन लाइफ अर्थ पे जैसा भी है वो सिर्फ नेचर के वजह से है। जैसा नेचर का फोर्स चाहता है उस वजह से ह्यूमन लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सिंपल एक लाइन में डिफाइन करना चाहे तो वो क्या होगा? नेचर डिटरमाइंस आवर वे ऑफ लिविंग। मतलब नेचर ह्यूमन लाइफ के वे ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करता है। ह्यूमन लाइफ कैसे रहेगा इस अर्थ पे वो हम लोग को नेचर बतलाता है। सो ये कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनिज्म का। डिटर्मिनिज्म क्या है कि नेचर का कंट्रोल है ह्यूमंस के ऊपर। जैसा नेचर चाहेगा, जैसे जैसे नेचर चेंज होगा ह्यूमंस को भी अपने आप को उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म हम लोग को क्या बतलाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन लुसियन फेवरे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सच ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच हिस्टोरियन लुसियन फेवरे के द्वारा डेवलप किया गया है। हम लोगों को इस सेंटेंस में बतलाया गया है कि पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो सिर्फ एक वजह से डेवलप हुआ है। उसका कारण है एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग का जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ब्रेन बढ़ता गया, हम लोग जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप करते गए वैसे हम लोग इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिए, जिसके कारण कि ये पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। दिस अप्रोच स्टेट्स दैट ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल टू सबजुगेट द फोर्सेज इन नेचर एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर विश। ये पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग को बतलाता है कि ह्यूमन बींग्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो नेचर के फोर्सेस को कंट्रोल कर सके। सबजुगेट का मतलब होता है कंट्रोल कर सके। सो ह्यूमन बींग्स के पास पावर है कि वो नेचर के फोर्स को कंट्रोल कर सके एंड जैसे वो चाहते हैं वैसे वो नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। बाय यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू कल्टिवेट in permanently frozen regions of poles which is otherwise impossible। आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल में बतलाया गया है कि पोल्स बहुत ही ठंडा एरिया है, वहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के हेल्प से पोल्स पे भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्रॉप्स का ग्रोथ कर सकते हैं। ये
एक एग्जाम्पल हो गया हम लोग का पॉसिबिलिज्म का कि ह्यूमंस जैसे चाहे इन्वायरमेंट को बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक आप लोग को नोट बतलाया गया है, हाउएवर इट वाज एग्रीड बाय पॉसिबिलिस्ट दैट ह्यूमन लैक द एबिलिटी टू फुल्ली टेम नेचर एंड इज नॉट ऑलवेज विक्टोरियस ओवर इट। इस नोट में आपको बतलाया गया है कि ह्यूमंस के पास अभी वैसे एबिलिटी नहीं है कि वो पूरी तरह से नेचर को कंट्रोल कर सके, एंड कई बार नेचर को कंट्रोल करने के चक्कर में के प्रयास में वो हर बार सफल नहीं होता है, हर बार वो सफल नहीं होता है, हर बार उसको विक्ट्री नहीं मिलता है, वो कई बार फेल भी होता है। सो अभी तक हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पूरी तरह से नेचर को कंट्रोल कर सके, ऐसा इस नोट में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटलिज्म। इन्वायरमेंटलिज्म को इकोलॉजिकल अप्रोच भी बोला जाता है। इसमें क्या बतलाया गया है, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी दैट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग नेचर। ये जो हम लोग का इन्वायरमेंटल का कॉन्सेप्ट है, ये इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या बतलाता है कि हम लोगों को रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, एंड हम लोगों को नेचर को भी हार्म नहीं करना है, हम लोगों को नेचर को प्रिजर्व करके चलना है। दिस अप्रोच डिस्क्राइब्स ह्यूमन बींग्स एज द मोस्ट स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म एंड हेंस इट हैज़ एन यूनिक रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग नेचर हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एज इट शुड बी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बतलाता है कि ह्यूमन बींग्स अर्थ पे सबसे स्किल्ड और इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, एंड ह्यूमन बींग्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में, उसको हेल्दी एंड प्रोडक्टिव बनाए रखने में। दिस अप्रोच emphasizes on wise and restrained use of natural resources and application of appropriate environmental programs so that already depleted resource gets replenished and health and productivity of nature is restored। ये अप्रोच हम लोग को बतलाता है कि हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है, एंड हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंटल प्रोग्राम बनाना है ताकि हम लोगों के जितने भी रिसोर्स डिप्लेट हो चुके हैं, डिप्लेट मीन्स ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम रिप्लेनिश कर सके। रिप्लेनिश मतलब वापस से गेन कर सके, ओके, एंड नेचर का हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन हो सके, ओके। सो इस अप्रोच में बेसिकली हम लोग को बतलाया गया है कि हम लोगों को रिसोर्सेज का बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, साथ ही साथ हम लोगों को नेचर को भी हार्म नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक नोट बतलाया गया है, द इकोलॉजिकल अप्रोच इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, इसको अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही होने जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हमारे पास तीन अप्रोचेस थे ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को देखने के लिए। सबसे पहला था डिटर्मिनिज्म, जिसमें बतलाया गया है कि नेचर ह्यूमन को कंट्रोल करता है। दूसरा अप्रोच था पॉसिबिलिज्म, जिसमें बतलाया गया है कि ह्यूमंस नेचर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सब्जुगेट कर लेते हैं। एंड तीसरा अप्रोच बतलाया गया इन्वायरमेंटलिज्म। इन्वायरमेंटलिज्म में आपको बतलाया गया कि हम लोगों को रिसोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है, एंड हम लोगों को नेचर को भी डैमेज नहीं करना है, ओके। नाउ चलिए, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। चलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन द रिपोर्ट टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। दिस रिपोर्ट was published by a group constituted by World Commission on Environment and Development and chaired by Norwegian Prime Minister Gro Harlem Brundtland। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है,
ये एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था जिस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ये रिपोर्ट कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ये रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में पब्लिश किया गया था। और ये जो डेवलपमेंट WCED का मीटिंग हुआ था, इसको कौन हेड किया था? इसको नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड ने हेड किया था। ये सारी बातें कौन फैक्ट के लिए है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये कमीशन डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीटिंग द नीड्स ऑफ present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस रिपोर्ट में कैसे डिफाइन किया गया कि हम लोगों को रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है जिससे कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स तो पूरा हो ही, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नीड्स अवेलेबल रहे। हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाए। हम लोगों को डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन का भी नीड्स पूरा हो, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी नीड्स पूरा हो। ओके, आगे हम लोग देखें तो द डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटेड ए लॉट ऑफ डिबेट। द साइंटिस्ट वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट टर्म नीड एंड डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड प्रॉपरली इन द रिपोर्ट। अब जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया, इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफिनीशन पे बहुत ज़्यादा डिबेट जनरेट हो गया। बहुत सारे साइंटिस्ट बोलने लगे कि इस रिपोर्ट में आप जिस नीड का बात कर रहे हैं उस नीड को तो आपने डिफाइन ही नहीं किया है सही से, नहीं आपने सही से डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। सो इस डिफिनीशन को लेके एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। आगे देखते हैं हम लोगों क्या हुआ। हरमन डेली, एन इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट, referred sustainable development as an oxymoron। A figure of oxymoron क्या होता है? A figure of speech that combines two usually contradictory terms, for example bitter sweet। देखिए, एक आदमी था हरमन डेली। हरमन डेली ने क्या किया? हरमन डेली ने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो वर्ड है, इसको एक ऑक्सीमोरॉन बोला। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसमें दो वर्ड्स होते हैं और वो दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं। हरमन डेली ने ये बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक ऑक्सीमोरॉन है, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसने बोला कि He said development is not in favor of nature conservation। उसने बोला कि डेवलपमेंट कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। सस्टेनेबल नहीं हो सकता है मतलब कि वो नेचर को कंजर्व करते साथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उसने सस्टेनेबिलिटी का डिफिनीशन कैसे दिया? सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू इंड्योर। Dictionary provide more than 10 meanings of sustainability। The main ones are to support, to maintain, to endure। उसने सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन किया कि सस्टेनेबिलिटी क्या है? कैपेसिटी टू इंड्योर, मतलब सहने की क्षमता। हम लोग नेचर कितना सह सकता है, मतलब कितना एब्जॉर्व कर सकता है, उसकी क्षमता। एंड डेवलपमेंट क्या है कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। डेवलपमेंट का मीनिंग हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग देख लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? सहने की क्षमता, कि नेचर कितना एब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन ये मीनिंग जानना काफ़ी नहीं है। डिक्शनरी में सस्टेनेबिलिटी का और भी बहुत सारा मीनिंग दिया गया है, जैसे टू सपोर्ट मतलब सहायता करना, टू मेंटेन मतलब अपने आप को मेंटेन करना, टू इंड्योर मतलब सहना। Furthermore, the discussion on sustainability has moved away from human needs to human rights। आगे जैसे जैसे इस पे डिबेट होता गया, सस्टेनेबिलिटी का डिफिनीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में चेंज होता गया। पहले हम लोग सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ ह्यूमन नीड्स के साथ रिलेट करके पढ़ते थे, लेकिन अब उसको ह्यूमन राइट्स के साथ रिलेट किया गया। सो जो एंड डिफिनीशन बना वो क्या बना?
Sustainability refers to a process which can be continued indefinitely without depleting the resource. So जो फाइनल डेफिनेशन तय हुआ वो क्या हुआ कि सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिसोर्सेज को एक इनडिफिनिट टाइम तक यूज कर सकते हैं एंड हमारा रिसोर्सेज भी डिप्लेट ना हो, मतलब फिनिश ना हो, इनडिफिनिट टाइम तक यूज कर सकते हैं। इससे कहने का मतलब है कि एक बहुत समय तक, एक अनंत काल तक हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। सो फाइनल डेफिनेशन सस्टेनेबिलिटी का क्या बना कि हम लोगों को रिसोर्सेज को एक इस प्रोसेस में ऐसे तरीके से यूज करना है ताकि हम लोग रिसोर्सेज को अनंत काल तक यूज कर सके एंड हमारा रिसोर्स डिप्लेट ना हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनीशन कैसे इजाद हुआ। सबसे पहले इसको WCED के सबसे पहले इसको WCED के एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग समझाया गया। इसमें बतलाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हम लोगों को रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन का भी नीड्स पूरा हो, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन का भी नीड्स पूरा हो। लेकिन जैसे ही ये डिफिनीशन आया, बहुत सारे साइंटिस्ट का डिबेट शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि इसमें आपने सही डिफिनेशन नहीं दिया है, साथ ही साथ आपने नीड्स और डेवलपमेंट को भी सही से डिफाइन नहीं किया है। सो हमारे पिक्चर में आए एक बाबा जी, हरमन डेली ने क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है एंड डेवलपमेंट कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला डेवलपमेंट कभी भी नेचर को कंजर्व करने के साथ साथ नहीं हो सकता है। उन्होंने फिर सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन दिया। सस्टेनेबिलिटी को बोला कैपेसिटी टू इंड्योर। आगे चल के सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग ह्यूमन नीड्स से आगे बढ़ते बढ़ते ह्यूमन राइट्स तक पहुंचा एंड जो फाइनल डेफिनेशन हम लोग को मिला वो क्या मिला कि सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग रिसोर्सेज को इनडिफिनिट टाइम तक यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा रिसोर्स कभी डिप्लेट ना हो। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग रिसोर्सेज को अनंत काल तक यूज करें और हमारा रिसोर्स भी डिप्लेट ना हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेजर डिसिप्लिन्स कंसर्न विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते समय कुछ मेजर डिसिप्लिन्स, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स, कुछ मेजर फिलॉसफीज हम लोग कह सकते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक्स का फिलॉसफी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कि इकोनॉमिक्स मेनली फोकस ऑन ग्रोथ, इफिशियंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे फोकस करता है, उसको कैसे डिफाइन करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि हमको ग्रोथ करना है एंड हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है। इकोनॉमिक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये हुआ। सोशियोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ, इट मेनली फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स एंड ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड सोशल कोहेशन। सोशियोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब अचीव किया जाएगा, जब सोसाइटी में इक्विटी हो, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, जब सोसाइटी में एम्पावरमेंट हो। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है, पीपल हैज पावर एंड कंट्रोल ऑन देयर ओन लाइफ। मतलब लोगों का अपने लाइफ पे कंट्रोल हो, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। एंड सोशल कोहेजन मतलब सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा, जब एक कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में एक टुगेदरनेस का, एक एकता का भाव आएगा, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। एंड थर्ड इकोलॉजी क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेनली फोकस ऑन प्रिजर्विंग नेचुरल सिस्टम। मतलब कि हम लोगों को नेचर को प्रिजर्व करना है, ये बात बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग ऐसे तो ना इकोनॉमिक्स
के भाव से हम लोग पढ़ेंगे, न सोशियोलॉजी के न इकोलॉजी के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड वेयर कंसर्न्स ऑफ ऑल द थ्री ग्रुप्स आर एड्रेस्ड टुगेदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब अचीव होगा? जब इन तीनों ग्रुप्स के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो फिलॉसफीज है, उनको साथ में एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को पढ़ना है मेजर ट्रांजिशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमको मेजर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को डेमोग्राफिकली क्या चेंज करना पड़ेगा? हम लोगों को एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पॉपुलेशन से एक स्टेबल पॉपुलेशन तक पहुंचना पड़ेगा। हम लोगों का पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोगों को एक स्टेबल पॉपुलेशन पे पहुंचना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा। सेकेंड, रिसोर्स ट्रांजिशन। रिसोर्सेज को हमको कैसे यूज करना है? नॉट सोलली ऑब्सेस्ड विथ ग्रोथ, रेदर रिलाई मोर ऑन नेचर्स इनकम एंड प्रोटेक्ट रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। हम लोगों को सिर्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है, हम लोगों को ऐसे फोकस करना है कि नेचर जो भी हम लोगों को दे वो हम लोगों के लिए इनफ होना चाहिए, एंड हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेट होने से बचाना चाहिए। टेक्नोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, वो हम लोग टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन में देखेंगे। हम लोगों को एक पॉल्यूशन इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस से एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस पे स्विच करना पड़ेगा। हम लोग अभी हम लोग पॉल्यूशन इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यही हो रहा है कि उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो हम लोगों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। पॉलिटिकली हम लोग को क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए? हम लोगों को ऐसे पॉलिसी बनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, हमारे ह्यूमन राइट्स सेव हो सके। ह्यूमन राइट्स क्या क्या हो सकते हैं? एम्पावरमेंट हो सकते हैं, इक्विटी हो सकते हैं, फ्रीडम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा। नेक्स्ट, हमारे कम्युनिटी में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, कम्युनिटी के लेवल पे क्या चेंज करने पड़ेंगे। हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा इन्वायरमेंट को लेकर, कम्युनिटी को, जनरल पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा इन्वायरमेंट को लेकर। ये मेजर 5 चेंजेस है जो कि हम लोगों को करने पड़ेंगे। हम लोगों को डेमोग्राफिकली चेंज करना पड़ेगा, हम लोगों को रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को टेक्नोलॉजी ऐसा यूज करना पड़ेगा जिससे कि पॉल्यूशन ना हो। हम लोगों को ऐसे पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे जिससे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, एंड जनरल पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रायोरिटी एरिया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्लो डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोगों को अपना पॉपुलेशन ग्रोथ कम करना पड़ेगा। सारे प्रॉब्लम के जरिए पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन कम कर दीजिए, रिसोर्स कम यूज होगा, हम लोगों के पास पॉल्यूशन कम होगा, हम लोगों का रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाएगा। हम लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना पड़ेगा। सेकेंड है हमारा इम्प्रूव हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। हम लोगों का जो हेल्थ है, ह्यूमन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, मेक इन्वायरमेंट सस्टेनेबल। हम लोगों को इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को एग्रीकल्चर, हम लोगों को एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है? हम लोगों को सॉइल इरोजन कम करना पड़ेगा। हम लोग को कम करना पड़ेगा। हम लोगों को हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कम करनी पड़ेंगी।
हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती है। इसको हम लोगों को कम करना पड़ेगा। हम लोगों को सॉइल इरोजन रोकना पड़ेगा। सॉइल इरोजन क्या होता है? ये हम लोग का अर्थ है, इसके टॉप लेयर को सॉइल कहते हैं। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं अर्थ में, इसमें कुछ टॉप लेयर को सॉइल कहते हैं। इसमें भी जब हम लोग अपर लेयर ऑफ सॉइल को हटा देते हैं, वियर आउट कर देते हैं, वियर अवे ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, इसको क्या कहा जाता है? इसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, हम लोगों को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम लोगों को रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, हम लोगों को एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जहाँ जहाँ पेड़ पौधे थे एंड वो अभी ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ वहाँ हम लोगों को नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। क्या डेफिनेशन है रिफॉरेस्टेशन का? प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एन एरिया वेयर नंबर ऑफ ट्री हैज़ बिन डिक्रीजिंग। जहाँ जहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है, वहाँ पे हम लोगों को नए पेड़ लगाने की ज़रूरत है। एंड एफॉरेस्टेशन क्या होता है? हम लोगों को नए पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ भी हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। फिफ्थ हम लोग का क्या है? रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। हम लोगों का जो वेस्ट जनरेशन है, हम लोगों को उसको कम करना पड़ेगा। हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं? हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। हम लोग अपने वेस्ट को ट्रीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारा वेस्ट रिसाइकल हो सके, हमारा वेस्ट रिड्यूस हो सके, हमारा वेस्ट रीयूज हो सके। ओके, एंड हम लोग को रिसाइकल करना पड़ेगा। जो भी रिसोर्सेज हमारे रिसाइकल होने लायक है, हमें उन्हें रिसाइकल करना पड़ेगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। अब हम लोगों को पढ़ना है कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या किया। यूनाइटेड नेशन adopted 15 sustainable development goals in 2015. Some of the major goals are no poverty, zero hunger, quality education, gender equality, affordable and clean energy। देखिए, यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 15 गोल्स बनाए थे। मैंने यहाँ 15 के 15 नहीं लिखे हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ मेजर 5 गोल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? नो पॉवर्टी। हम लोगों के वर्ल्ड से पॉवर्टी ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, सबको बेसिक फूड, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ ये मिलना चाहिए। उसके बाद है जीरो हंगर। हम लोगों के वर्ल्ड में हंगरी कोई नहीं मरना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन, हर एक को एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल्स एंड अब ट्रांसजेंडर में भी कोई भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, सबको हम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हम लोगों को एनर्जी, ऐसा एनर्जी यूज करना चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो, साथ ही साथ वो क्लीन भी हो, मीन्स वो नेचर को हार्म ना पहुंचाते हो। ओके, सो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। सो सबसे पहला क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज का डिफिनीशन। इन्वायरमेंटल स्टडीज का डिफिनीशन क्या है? दिस मीन्स एन अप्लाइड साइंस विच सीक्स all possible answers to make human civilization sustainable on earth with all its limited resources। इन्वायरमेंटल स्टडीज को कैसे डिफाइन किया जाता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा साइंस है जिसमें कि हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं वो हम लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ना है। ह्यूमन सिविलाइजेशन को
सस्टेनेबल बनाने के लिए हम लोग को जहाँ से भी आंसर मिलता है वो सारे फिलॉसफीज इन्वायरमेंटल स्टडीज में आते हैं। ओके, नाउ वेरियस डिसिप्लिन्स इन इन्वायरमेंटल स्टडीज। अभी हमने देखा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में हमको उन सारी बातों के बारे में पढ़ना है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो कोई एक डिसिप्लिन नहीं है, वो बहुत सारे डिसिप्लिन्स है, उन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला है फिजिकल कंपोनेंट। हम लोगों को अर्थ पे अवेलेबल फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। अर्थ पे अवेलेबल फिजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे लैंड, वाटर, सॉइल, इन सभी के बारे में हम लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ना है। सेकेंड है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे प्लांट, एनिमल, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है कि अर्थ पे बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, उन सारे स्पीसीज के कॉम्बिनेशन को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अर्थ के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोग का स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हम लोगों को देखना पड़ता है। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोगों को इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या क्या आते हैं, प्रोडक्शन मेथड, जैसे कि हम लोग को इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड का यूज करना चाहिए। हम लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो वेस्ट है वो रिसाइकल हो सके। जो रीयूजेबल वेस्ट है उनको रीयूज किया जा सके, साथ ही साथ हमारा वेस्ट रिड्यूस हो सके। इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग सोशल एस्पेक्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सोशल एस्पेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पब्लिक रिएक्शन टुवर्ड्स नेचर। सोशल एस्पेक्ट हम लोग को बतलाता है कि पब्लिक नेचर को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, साथ ही साथ पब्लिक का आपस में कैसा मेल जोल है। बहुत ज़्यादा वॉर्स तो नहीं हो रहे हैं अर्थ पे। इन सारी बातों को हम लोगों को सोशल एस्पेक्ट में पढ़ना है। एक एग्जांपल आपको बतलाया गया है, यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, कि पब्लिक प्लास्टिक को लेकर कैसे अवेयर है, क्या वो प्लास्टिक कम यूज करती है या ज़्यादा यूज करती है। इन सारी बातों को हम लोगों को सोशल एस्पेक्ट में पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट। इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग को ये भी पढ़ना पड़ता है कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बनाती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो भी चीज़ें किए जा सकते हैं उन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। हम लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहला है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इनलाइटन अस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज हम लोग को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज हम लोग को बतलाता है कि हम लोग अपने अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इस बारे में हम लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज में बताया जाता है, इसलिए हम लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना चाहिए। सेकेंड है हम लोग का स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज सजेस्ट अस द नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज हम लोग को बतलाता है कि हम लोगों को अपने डेवलपमेंट को कैसे प्लान करना चाहिए। हम लोग को नेचर को बहुत ही ज़्यादा हैरास नहीं करना चाहिए, नेचर को बहुत ही ज़्यादा हार्म नहीं करना चाहिए। हम लोग को एक सस्टेनेबल वे ढूंढना चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ाई जाती है, इसलिए हम लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज टीचेस अस टू कंट्रोल एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन।
हमने देखा कि पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल स्टडीज हमको बतलाता है कि हम लोग पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑल्सो फोकस ऑन लीगल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसमें हम लोग को बतलाया गया है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज सिर्फ नेचर पे फोकस नहीं करता है, ये हम लोग को लीगल, कल्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस करता है, इसलिए हम लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।